सबसे पहली बात इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान AN-32 की, जिसका मलबा मिल गया है आज। इस मलबे के करीब तक पहुंचने के लिए वायुसेना एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली है। साथ ही साथ जो 13 लोग लापता हुए हैं उनको भी तलाशा जाएगा। भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का मलबा आखिरकार मिल गया। विमान का मलबा अरुणाचल प्रदेश के लिपो से 16 किलोमीटर उत्तर में मिला। ये इलाका टाटो के उत्तर पूर्व में स्थित जमीन से 12,000 फीट की ऊंचाई पर मलबा मिला। वायुसेना ने क्रैश साइट की कुछ तस्वीरें भी साझा की, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ कि आखिर विमान क्रैश कैसे हुआ और विमान में सवार 13 लोगों के साथ क्या हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए भारतीय वायुसेना आज अपना सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। वायुसेना का ध्यान विमान में मौजूद रहे 13 लोगों की मौजूदा स्थिति पता लगाने पर। दुर्घटना वाला इलाका काफी ऊंचाई पर और घने जंगलों के बीच, ऐसे में विमान के मलबे तक पहुंचना सबसे चुनौतीपूर्ण काम। वायुसेना ने मलबे की जगह के पास एक जगह चिन्हित की। यहाँ पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स लैंड करेंगे। मलबे वाली जगह पर वायुसेना गरुड़ कमांडोज की एक टीम उतारेगी। इसके अलावा वायुसेना के पर्वतरोही दल को मलबे वाली जगह पर उतारा जाएगा। वायुसेना ने मंगलवार शाम ट्विटर के जरिए लापता विमान के मिलने की जानकारी दी। लापता AN-32 विमान का मलबा लिपो से 16 किलोमीटर दूर दिखा। Mi-17 हेलीकॉप्टर को सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 12,000 फीट ऊंचाई पर टाटो के उत्तर पूर्व में ये मलबा दिखाई दिया। मलबा देखे जाने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच क्रैश साइट तक तो पहुंच गए, लेकिन ऊंचाई और घने जंगल की वजह से मंगलवार को हेलीकॉप्टर को क्रैश साइट पर लैंड नहीं कराया जा सका। AN-32 के गायब होने के बाद से चीन बॉर्डर से सटे दुर्गम इलाकों में वायुसेना का ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन रहा। उधर अरब सागर में उठा वायु तूफान लगातार गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, लेकिन प्रशासन इसे लेकर पहले ही अलर्ट है। यहां पर मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अरब सागर के तटीय इलाकों पर वायु तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान से 100 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आंधी और तेज बारिश की आशंका है। स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। वलसाड में तूफान के असर से बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, वेरावल, जामनगर, पोरबंदर, द्वारिका और कच्छ समेत कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवाती तूफान को लेकर गुजरात सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को तैनात करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। NDRF की टीमें गुजरात के तटीय इलाकों का दौरा कर रही हैं। महाराष्ट्र तटीय इलाकों में भी NDRF अलर्ट पर है। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का लंदन से है, जहां पर नीरव मोदी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है और इसे लेकर आज फैसला भी आ सकता है। आपको बता दें कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे आज लंदन की हाई कोर्ट जो है वो सुनाने वाली है। इससे पहले निचली अदालत ने पहले ही 3 याचिकाएं खारिज कर दी थी नीरव मोदी की, जिसके बाद उसने लंदन की ऊपरी अदालत में इसे लेकर अर्जी दाखिल की थी और अब इस पर फैसला आ सकता है। नीरव मोदी के लिए आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 भी तैयार कर ली गई है। महाराष्ट्र में जेल विभाग ने गृह विभाग से इसको लेकर जानकारी भी साझा की है। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कल ही महाराष्ट्र के जेल विभाग ने गृह विभाग को जानकारी दी है कि अगर प्रत्यर्पित किया गया, प्रत्यर्पण में भारत को सफलता मिलती है नीरव मोदी के, तो मुंबई की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली आर्थर रोड जेल में उसे रखा जाएगा, जिसमें बैरक नंबर 12 है, उसको तैयार कर लिया गया है। इस बैरक में दरअसल 2 कमरे हैं और एक कमरे में 3 से ज्यादा कैदी नहीं रखे गए हैं। जेल विभाग ने अपनी तरफ से ये एश्योरेंस दिया है गृह विभाग को कि जो यूरोपीय मानक होते हैं जिनके तहत कैदियों को रखा जाता है, उन मानकों का पालन हिंदुस्तान में किया जाएगा और वो तमाम सुविधाएं नीरव मोदी को दी जाएंगी जो अमूमन एक कैदी को मिलती हैं। मसलन 3 कैदी से ज्यादा जो होंगे उसके कमरे में नहीं होंगे। इसके अलावा वो बैरक में पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन की सुविधा होगी। नीरव मोदी को 1 घंटे के लिए बैरक से बाहर निकलने की इजाजत होगी ताकि वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी या फिर व्यायाम वो कर सके। और इसके अलावा कुछ बुनियादी सुविधाएं, मसलन सूत की चटाई, कंबल और तकिए और बेडशीट दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है ये यूके की
गवर्नमेंट को एश्योर करने के लिए कि नीरव मोदी अगर प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे तमाम कैदियों की सुविधा मिलेंगी। ये जानकारी जो है गृह विभाग से साझा की जा चुकी है। जी चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र के आर्थर रोड जेल को तैयार किया जा रहा है नीरव मोदी के प्रत्यर्पण अगर होता है उसको देखते हुए। बढ़ते हैं आगे, एक और इस वक्त की बड़ी खबर पर रुक कर लेते हैं, जहां पर कोयंबटूर में 7 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, तमाम ठिकाने यहां पर ऐसे हैं जिन पर छापेमारी की गई है। 7 जगहें बताई जा रही हैं जहां सुबह 6 बजे से एनआईए की छापेमारी जारी है। तो तमिलनाडु के कोयंबटूर में एनआईए ने 7 ठिकानों पर छापा मारा है, जहां सुबह 6 बजे से लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और तमाम अधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। सुबह 6 बजे से ही ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की कोयंबटूर से, सुबह 6 बजे से एनआईए की छापेमारी यहां पर बताया जा रहा है चल रही है। इस दौरान तमाम दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। कोची से एनआईए की टीम कोयंबटूर पहुंची है और यहां पर 7 जगहों पर छापेमारी कर रही है। हमारे सहयोगी श्री प्रपंच ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्री प्रपंच, कौन कौन से वो ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है, क्या और जानकारी है आपके पास? हम बता दें कि एनआईए की टीम यहाँ पे कोयंबटूर में छापेमारी कर रही है। इसके साथ साथ एनआईए कोचिन के कुछ ऑफिशियल्स भी कोयंबटूर के ऑफिशियल्स के साथ कोयंबटूर में करीब 7 जगहों में छापेमारी कर रहे हैं। ये सब रेजिडेंट्स ऑफ उक्कडम एक जगह है, वहाँ के रेजिडेंट्स है। यहाँ पे हम बता दें कि 3 लोगों के घरों और उनके जानकारों के घरों में छापेमारी चल रही है। अजहरुद्दीन, सैयद सद्दाम, अकबर और अकबर सादिक, ये 3 लोग हैं जिनके घरों और इनके रिश्तेदारों के घर में छापेमारी जारी है। इसके जो रीजन है वे अभी तक इनफैक्ट क्लैरिटी नहीं दे रही, मगर आज सुबह से करीब 6 बजे से छापेमारी जारी है। अभी तक ऑफिशियल कंफर्म इस विषय तक आया नहीं है कि किस विषय के लिए इन तीनों के घरों पे छापेमारी जारी है। मगर बिल्कुल श्री प्रपंच, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे। तो कुल 7 ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं जहाँ पे सुबह 6 बजे से कार्रवाई जारी है छापेमारी की। और चले बढ़ते हैं आगे, खबर मुंबई से, जहां पर भायखला में एसबीआई की ब्रांच में 36,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है और इस चूने को लगाने के बाद बैंक मैनेजर जो है वो फरार हो गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने लगभग 11.5 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई से एक बार फिर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ताजा मामला मुंबई के भायखला एसबीआई ब्रांच में हुए 36 करोड़ के घोटाले का, जहां ब्रांच मैनेजर निखिल रॉय पर 3000 माथाड़ी कर्मचारियों को चूना लगाने का आरोप। बताया जा रहा है कि भायखला की एसबीआई ब्रांच में माथाड़ी कर्मचारियों के पैसे पीएफ फंड से कटकर जमा हो रहे थे। इसकी पूरी जानकारी बैंक मैनेजर निखिल रॉय को थी। माथाड़ी कर्मचारियों को जब बैंक मैनेजर पर शक हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने जांच में पाया कि बैंक मैनेजर इस फ्रॉड को अंजाम देकर फरार। इस घोटाले का कनेक्शन गुजरात से भी जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में जांच के दौरान करीब 11 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई। ये घोटाला देश के सबसे बड़े बैंक में हुआ और इसमें करीब 3000 मजदूरों की खून पसीने की कमाई डूब गई। और अब खबर मध्य प्रदेश की सीधी से, जहां पर एक लड़की के साथ छेड़खानी करना एक मनचले को भारी पड़ गया। बीच सड़क पर लड़की ने मनचले को चप्पलों से धुन दिया। और मारो और मारो और मारो, जितना मारना उतना मारो और मारो, हाथ लगा। बीच सड़क पर मनचले को पकड़ लिया गया और फिर लड़की ने उसकी जमकर चप्पलों से पिटाई की। बाइक सवार मनचले को लोगों ने घेर रखा है और लड़की उसके सिर और चेहरे पर चप्पलों की बरसात कर रही। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीधी की हैं। युवक पर आरोप है कि वो रोज कोचिंग जाते समय छात्रा से छेड़खानी करता था। लड़की ने अब की बार उसे सबक सिखाने की ठान ली। रोज की तरह जब युवक ने फिर लड़की को परेशान किया तो लड़की ने युवक को दबोच लिया। लोग भी जमा हो गए और फिर मनचले की जमकर धुनाई की गई। मनचले ने छेड़खानी से इनकार किया, लेकिन लड़की ने उसे नहीं छोड़ा। बाद में युवक ने दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की माफी मांगी, जिसके बाद लोगों ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। और अब खबर उत्तराखंड के कालागढ़ से, जहां पर तूफान ने तबाही मचाई है। यहां पर तूफान की वजह से कई पेड़ गिर गए, जिसके बाद लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तूफान से बड़े बड़े पेड़ जमींदोज हो गए हैं।
बिजली के खंभे सड़कों पर गिर गए हैं, सड़कें जाम हो गई हैं। तूफान से तबाही की तस्वीरें उत्तराखंड के कालागढ़ की हैं। देर रात अचानक आए तूफान ने जमकर कहर बरपाया। तेज आंधी और बारिश, जगह जगह पेड़ गिर गए, कई सरकारी इमारतों को भी नुकसान हुआ है। आंधी से बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, जिससे बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। सड़कों पर पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन ने रास्ते को साफ करने का काम शुरू किया है। और एक तरफ जहां उत्तर भारत में लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं कश्मीर से ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। और सबसे पहले न्यूज नेशन ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएगा, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि जून का ये महीना जहां भीषण गर्मी पड़ती है, वहां कश्मीर में बर्फ पड़ती हुई नजर आ रही है। कश्मीर के गुरेज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बर्फबारी के बाद माहौल तो खुशनुमा नजर आ रहा है। पारा लुढ़क गया है, लोगों के सामने हालांकि दिक्कतें हैं, लेकिन दो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते हैं किस तरीके से उत्तर भारत में गर्मी का कहर बरप रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। वहीं कश्मीर की अगर बात की जाए तो जून के महीने में यहां पर बर्फबारी हुई है। नज़ारा बेहद खूबसूरत और पारा लुढ़कने से लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आई है, क्योंकि अब ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन मौसम में जो बदलाव है वो देखिए, जून के महीने में जहां भीषण गर्मी बढ़ती है, वहां कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। गुरेज और पीर की गली इलाकों में बताया जा रहा है बर्फबारी हुई है, जबकि कई निचले इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पारा लुढ़क गया है। कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां लगातार बर्फबारी जारी है। और ये सबसे पहले तस्वीरें न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं, बर्फबारी की खुशनुमा तस्वीरें जून के महीने में।